मुनाफे और लाभांश की चमक के पीछे लाखों अमेरिकन रिटेल डेड जोन में फंसे हुए हैं, जहां न कोई दुकानें हैं, न फार्मेसियां और न ही कोई सुनने वाला। ये केवल रिटेल का पतन नहीं है, ये उस समाज का संकेत है जो अपने ही लोगों को पीछे छोड़ रहा है। वीडियो देखें और उन आवाज़ों को सुनें जिन्हें अमेरिका में भुला दिया गया है। न्यूयॉर्क अमेरिका का आधुनिक प्रतीक मौन हो गया है। कभी द सिटी दैट नेवर स्लीप्स के नाम से प्रसिद्ध न्यूयॉर्क लंबे समय से ऊर्जा, अवसर और असीम जीवन शक्ति का प्रतीक रहा है। लेकिन आज यह प्रतिष्ठित महानगर एक अभूतपूर्व रिटेल संकट का सामना कर रहा है। लगभग 1000 बड़ी दुकानें CVS और वॉलग्रीन्स से लेकर मैकीज तक एक साथ बंद हो गई हैं। ये केवल एक परिचित आपूर्ति श्रृंखला का पतन नहीं है, बल्कि विनाशकारी बेरोजगारी की लहर को भी जन्म देता है। कई ऐसे कर्मचारी जिन्होंने अपना पूरा जीवन रिटेल में बिताया था, अचानक अपनी नौकरियां खो बैठे। न तैयारी का समय, न आगे का रास्ता स्पष्ट। न्यूयॉर्क के रिटेल क्षेत्र में अब बेरोजगारी दर 7.5% से अधिक है, जो राष्ट्रीय औसत से काफ़ी ऊंची है। इस बीच उपभोक्ताओं को एक कठोर विरोधाभास का सामना करना पड़ रहा है। आसमान छूती कीमतें और घटते खरीदारी विकल्प। शहर में जीवन यापन की लागत राष्ट्रीय औसत से दोगुनी हो चुकी है। यह उन लोगों के लिए चौंकाने वाला आंकड़ा है जो तय आय पर निर्भर है। विडंबना यह है कि वही सड़कें जो कभी रोशनी और भीड़ से जीवंत थीं, अब अजीब तरह से सूनी और शांत हो गई हैं। ई-कॉमर्स की ओर झुकाव एक भूमिका निभाता है, लेकिन सच्चाई इससे भी गहरी है। शहर की अस्थिर आर्थिक नींव, अत्यधिक रियल एस्टेट दरें, उच्च कर और वास्तविकता से मेल न खाती नीतियाँ। इस चित्र में वही आम लोग जिन्होंने कभी शहर की जीवन शक्ति को शक्ति दी थी, अब पीछे छूट गए हैं। और अब हमें पूछना होगा, अगर न्यूयॉर्क में भी कॉर्नर स्टोर खत्म हो सकते हैं, तो क्या वह दिन दूर है जब सेंट्रल पार्क एक विशाल पॉपअप वेयरहाउस बन जाएगा ऑनलाइन रिटर्न के लिए? बताइए, क्या आप बगेला और बोदेगा के बिना इस शहर में जीवित रह सकते हैं? कैलिफोर्निया, उपभोक्ता स्वर्ग से रिटेल रेगिस्तान तक। हॉलीवुड से सिलिकॉन वैली तक, ग्लेंडेल गैलेरिया से समुद्र किनारे के आउटलेट मॉल तक, कैलिफोर्निया कभी आधुनिक उपभोक्ता संस्कृति का प्रतीक था। खुला, विविध, गतिशील और सुविधाजनक। फिर भी केवल 2024 में ही पूरे राज्य में 1500 से अधिक दुकानें बंद हो गईं। यह अब कोई प्रवृत्ति नहीं, यह एक सामाजिक परिघटना बन चुकी है। यह पतन चुपचाप हो रहा है, लेकिन उतना ही क्रूर है। केवल बड़े शहर ही नहीं प्रभावित हो रहे, यह संकट ग्रामीण कस्बों, उपनगरीय इलाकों और कभी स्थिर मध्यवर्गीय क्षेत्रों तक फैल गया है। कई जगहों पर लोगों को एक बोतल दूध या ब्रेड खरीदने के लिए 40 किलोमीटर से अधिक ड्राइव करना पड़ता है। ऐसा दृश्य केवल विकासशील देशों के संघर्षरत क्षेत्रों में देखने को मिलता है। समाजशास्त्री इन क्षेत्रों को फूड डेजर्ट कहते हैं, ऐसी जगह जहां उचित दूरी के भीतर कोई सुपरमार्केट या किराना स्टोर मौजूद नहीं है। लेकिन वास्तविकता और भी गंभीर है। जब भोजन और दवा जैसी बुनियादी सेवाएं गायब हो जाती हैं, तो लोग केवल सुविधा नहीं खोते, वे अपने जीवन की सुरक्षा और सामाजिक जुड़ाव की भावना भी खो देते हैं। सैक्रामेंटो के उपनगर में 3 बच्चों की एक मां ने बताया कि वह अब हर हफ्ते किराने पर $338 खर्च करती है। फिर भी वह राशि मुश्किल से बुनियादी चीज़ों को कवर कर पाती है। क्यों? पास में कोई सुपरमार्केट नहीं है, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं और कम आय वाले परिवारों के लिए परिवहन सहायता भी नहीं। इस बीच खुदरा विक्रेता विशेष रूप से छोटे व्यवसाय बढ़ते किराए, श्रम लागत, कर और संचालन खर्च के बोझ के नीचे टिक नहीं पा रहे। ई-कॉमर्स धीरे धीरे लोगों को भौतिक दुकानों से दूर कर रहा है, जिससे पारंपरिक रिटेल श्रृंखलाएं मुरझा जाती हैं इससे पहले कि वे अनुकूल हो सकें। परिणाम है एक अत्यंत असमान मॉडल। समृद्ध क्षेत्रों में अब भी उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं, साफ सुथरे सुपरमार्केट, उसी दिन की डिलीवरी और 24 घंटे 7 दिन सुविधा स्टोर उपलब्ध है। वहीं कम आय वाले पड़ोस जो केवल कुछ मील की दूरी पर है, अभाव, डिब्बाबंद खाद्य निर्भरता और बेतुकी कीमतों से जूझ रहे हैं।
अमेरिका का सबसे अमीर राज्य कैलिफोर्निया अब एक गंभीर विकल्प के मोड़ पर है। एक समावेशी आर्थिक मॉडल का पुनर्निर्माण करना या दो स्तरीय राज्य बन जाना, जहां कुछ लोग समृद्धि में रहते हैं और बाकी मुश्किल से जी रहे हैं। यदि आज कोई कार्रवाई नहीं की गई तो कैलिफोर्निया की सुनहरी धूप भी उन समुदायों को गर्म नहीं कर पाएगी जिन्हें धीरे धीरे ठंड में छोड़ दिया जा रहा है। टेक्सास, जब तेज विकास टिकाऊ नहीं होता। कई लोगों के लिए टेक्सास अमेरिकी सफलता की कहानी का प्रतीक है। विशाल भूमि, भरपूर संसाधन, युवा जनसंख्या और देश की सबसे तेज शहरीकरण दरों में से एक। ऑस्टिन को साउथ की सिलिकॉन वैली कहा जाता है, जबकि डलास और ह्यूस्टन आर्थिक शक्ति केंद्र बनकर न्यूयॉर्क तक को टक्कर दे रहे हैं। मीडिया, निवेशकों और राजनेताओं द्वारा प्रशंसा की गई टेक्सास को साउदर्न मिरेकल माना जाता है, जहां सब कुछ ऊपर जा रहा है। लेकिन जैसे जैसे शहरी समृद्धि का चमकदार आवरण उतरने लगता है, एक चिंताजनक वास्तविकता सामने आती है। यह विकास असंतुलित, शायद नाजुक भी है। केवल 3 वर्षों में 300 से अधिक प्रमुख रिटेल आउटलेट, जिनमें सुपरमार्केट, फार्मेसियां और शॉपिंग सेंटर शामिल हैं, बंद हो चुके हैं, विशेष रूप से उपनगरीय और सैटेलाइट टाउन में। वे समुदाय जो कभी पूरी तरह पारंपरिक रिटेल पर निर्भर थे, अब अलग थलग हैं, बिना सामान, बिना नौकरियों और सबसे महत्वपूर्ण, बिना उस आर्थिक प्रणाली पर विश्वास के जो कभी उनके जीवन का हिस्सा थी। ऐसे इलाकों में जैसे एल पासो, लबॉक या सैन एंटोनियो के पास के ग्रामीण क्षेत्र, बुनियादी ज़रूरतों के लिए यात्रा में आधा दिन लग जाता है। निवासियों को अक्सर अंडे, दूध या एंटीबायोटिक दवाओं के लिए दर्जनों मील चलना पड़ता है। जिनके पास निजी वाहन नहीं है, बुजुर्ग, प्रवासी श्रमिक, विकलांग, वे उस प्रणाली में स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकते जो अब अपनी मूलभूत सेवाओं को खो चुकी है। और भी अधिक चिंताजनक है नौकरियों के अचानक खोने की लहर, जैसे सूखे मौसम में तूफान आए अचानक, बिना चेतावनी और बिना किसी सुरक्षा जाल के। गोदाम प्रबंधक, स्टोर क्लर्क, कैशियर, अब कई लोग संकट में हैं। उस नौकरी बाजार में असमंजस में है जो डिजिटल कौशल और तेज अनुकूलन की मांग करता है। न कोई पुनः प्रशिक्षण, न कोई नया करियर मार्ग, और कई लोगों को अस्थायी, कम वेतन और बिना बीमा वाली नौकरियों में जाना पड़ रहा है। टेक्सास अब अपने एकतरफा विकास की भारी कीमत चुका रहा है। जहां बड़े शहर अब भी पूंजी, कुशल श्रम और आधुनिक बुनियादी ढांचे को आकर्षित कर रहे हैं, वहीं उपनगरीय और ग्रामीण समुदाय, जिनमें लाखों लोग रहते हैं, नीचे के मैदान बनते जा रहे हैं, जिन्हें पीछे छोड़ दिया गया है। गिरावट शोर के साथ नहीं आती, बल्कि चुपचाप आती है। बंद दुकानों के माध्यम से सुनसान बस स्टॉप और बाजार की झोपड़ियां जिन पर किराए के लिए के बोर्ड लगे हैं। यदि स्थानीय व्यवसायों के लिए समर्थन, सामुदायिक स्तर पर रिटेल ढांचे में पुनर्निवेश जैसी रणनीतियां नहीं अपनाई गईं, तो टेक्सास एक ऐसा राज्य बन सकता है जो 2 हिस्सों में बंटा हो। एक जो वैश्विक मंच की ओर बढ़ रहा है और दूसरा जो 20 मील तक फैले रिटेल शून्य में फंसा है। इलिनॉय, पूर्व औद्योगिक हृदय, अब चुपचाप पीछे हट रहा है। इलिनॉय, विशेष रूप से शिकागो, कभी अमेरिकी औद्योगिक समृद्धि का प्रतीक था। यह शहर मिडवेस्ट के परिवहन, वित्त और व्यापार के लिए एक केंद्रीय केंद्र के रूप में कार्य करता था। लेकिन आज इस क्षेत्र के दैनिक जीवन के परिचित चिन्ह, सुविधाजनक स्टोर, फार्मेसी और सुपरमार्केट चुपचाप गायब हो रहे हैं। वॉलग्रीन्स, सीवीएस और वॉलमार्ट जैसी बड़ी श्रृंखलाएं, जो कभी लगभग हर पड़ोस में मौजूद थीं, अब एक साथ अपने संचालन को घटा रही हैं। डाउनटाउन शिकागो से लेकर रॉकफोर्ड, डिकेटर और पियोरिया जैसे क्षेत्रों तक दुकानों का बंद होना न केवल हजारों नौकरियों को समाप्त कर रहा है, यह दोहरा झटका दे रहा है। आर्थिक गिरावट प्लस सामाजिक विच्छेदन। कई इलिनॉय निवासियों के लिए एक स्टोर केवल खरीदारी का स्थान नहीं होता, यह एक सामाजिक स्थान होता है। यह वह जगह है जहां बुजुर्ग अखबार खरीदने और परिचित कैशियर से बात करने आते हैं, जहां बच्चे अपनी पहली पॉकेट मनी खर्च करते हैं, जहां काम से थके पिता परिवार के लिए रात का खाना खरीदते हैं। अब हरी सब्जी या खांसी की गोली खरीदने के लिए भी 40 मिनट की बस यात्रा करनी पड़ती है,
जिसमें कई स्थानों पर स्थानांतरण और ठंडी हवा या झुलसाती धूप में लंबा इंतजार शामिल है। मध्यम वर्ग, जो कभी इलिनॉय की अर्थव्यवस्था की रीढ़ था, अब पीछे छूट रहा है। जब आवश्यक सेवाएं उनके पड़ोस से गायब हो जाती हैं, तो वे अपने जीवन पर नियंत्रण खो देते हैं। वे बुनियादी ज़रूरतों के लिए अधिक भुगतान करते हैं और केवल स्थिर जीवन शैली बनाए रखने के लिए अधिक समय खर्च करते हैं। जब जिनके पास सब कुछ था भी विश्वास खोने लगते हैं, तो पतन किसी भी वित्तीय संकट से अधिक तेजी से फैलता है। जो बात इसे और गंभीर बनाती है वह है पतन का तरीका। चुपचाप, पेशेवर ढंग से, साफ सुथरे ढंग से, बिना किसी स्पष्टीकरण के, बिना किसी की सुनवाई के, बिना किसी जवाबदेही के। न तो कोई मजबूत नौकरी परिवर्तन नीति है, न कोई योजना जो रिटेल स्थानों को समुदाय आधारित मॉडल से बदल सके, न ही व्यवसायों और निवासियों के बीच कोई वास्तविक संवाद। सब कुछ बस धीरे धीरे विस्मृति में खो रहा है। इलिनॉय केवल रिटेल स्टोर नहीं खो रहा, यह अपने समुदायों के सांस्कृतिक और भावनात्मक स्तंभों को खो रहा है। और अगर निवेश और मानसिकता दोनों में साहसी हस्तक्षेप नहीं हुआ, तो यह पूर्व औद्योगिक हृदय जल्द ही 21वीं सदी में पतन का मौन चित्र बन सकता है। पेंसिल्वेनिया, रिटेल आपूर्ति श्रृंखला का विघटन। पेंसिल्वेनिया, संयुक्त राज्य अमेरिका का 5वां सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य, एक चुपचाप लेकिन गहरा संकट झेल रहा है। रिटेल आपूर्ति श्रृंखला धीरे धीरे बिखर रही है। केवल 2 वर्षों में 700 से अधिक स्टोर चुपचाप बंद हो गए हैं, जिससे लाखों लोगों के दैनिक जीवन में ऐसे अंतर आ गए हैं जिन्हें भरना मुश्किल है। छोटे और मध्यम आकार के शहरों में सीवीएस या जाइंट को खो देना केवल खरीदारी की जगह को खोना नहीं है, ये एक सामाजिक केंद्र को खोना है, जहां बुजुर्ग अपनी दवाएं लेते समय बातचीत करते थे, जहां माता पिता काम के बाद किराने का सामान उठाते थे। जब ये स्थान गायब हो जाते हैं, तो निवासी केवल सुविधा नहीं खोते, वे जीवन की एक परिचित लय खो देते हैं। वाणिज्यिक किराए में लगभग 10% की वृद्धि हुई है, जबकि राजस्व ई-कॉमर्स से हो रही कड़ी प्रतिस्पर्धा के कारण गिर रहा है। इसने कई छोटे और मध्यम व्यवसायों के लिए टिके रहना असंभव बना दिया है। दशकों से समुदाय की सेवा करने वाले स्थानीय व्यवसाय अब स्थायी लागतों के बोझ तले बंद होने को मजबूर हैं, जिससे उपनगरों में बेरोजगारी की लहर फैल रही है। उपभोक्ता भरोसेमंद खरीदारी विकल्पों से वंचित होकर असंगठित चैनलों की ओर मुड़ रहे हैं। छोटे स्टॉल, अस्थायी दुकानें या यहाँ तक कि काला बाजार। यहाँ कीमतें अत्यधिक बढ़ी हुई हैं और उत्पाद की गुणवत्ता संदिग्ध है। गरीब निवासी खराब गुणवत्ता वाली वस्तुओं को ऊंचे दामों पर खरीदने को मजबूर हैं। यह उस अदृश्य अन्याय का स्पष्ट प्रतिबिंब है जो तब बनता है जब बाजार कम लाभदायक क्षेत्रों से पीछे हटता है। और भी चिंता की बात यह है कि इसका गहरा प्रभाव है। स्थानीय पुनरुद्धार में जनता का विश्वास टूट रहा है। जब कोई स्टोर बंद होता है तो लोग सोचते हैं, क्या कोई इसे बदलने आएगा, या यह अपरिवर्तनीय पतन की शुरुआत है। और अब हमें पूछना है, अगर पेंसिल्वेनिया भी अपनी दुकानें नहीं बचा सकता, तो किराने का सामान लेने की अगली सबसे अच्छी जगह कहाँ है? क्या हम सभी सिर्फ दूध के बदले बबलगम का लेन देन शुरू कर देंगे? हमें बताइए, आपके शहर में क्या हो रहा है? क्या हमारी दुकानें खत्म हो रही हैं, या बस विकल्प? मिसिसिपी, खाद्य रेगिस्तान और वृद्ध होती जनसंख्या। मिसिसिपी, अमेरिका के सबसे अधिक गरीबी और वृद्धावस्था दर वाले राज्यों में से एक, अब एक गंभीर जीवन रक्षा चुनौती का सामना कर रहा है। इसकी रिटेल संरचना ढह रही है, जबकि बुनियादी जीवन की आवश्यकताएं लगातार बढ़ रही हैं। राज्य भर में 700 रिटेल स्टोर बंद हो चुके हैं, जिससे लगभग 40% ग्रामीण काउंटी में एक भी बड़ा सुपरमार्केट नहीं बचा है। इसके परिणाम स्वरूप हजारों निवासी, अधिकतर बुजुर्ग और कम आय वाले, अब वास्तव में एक फूड डेजर्ट में रह रहे हैं, जहां ताज़ा भोजन, दवाइयां और दैनिक ज़रूरतें अब विलासिता बन चुकी हैं। दक्षिणी मिसिसिपी के एक छोटे से कस्बे में 62 वर्षीय एलिस, जो अकेली रहती हैं, अब हर सप्ताह दूध और ब्लड प्रेशर की दवा खरीदने के लिए पड़ोसी की कार पर निर्भर है। सबसे नज़दीकी स्टोर 8 महीने पहले बंद हो गया था और अब यह यात्रा आधा दिन लेती है। एलिस जैसी कहानियां अब अपवाद नहीं हैं, वे दर्जनों आसपास के समुदायों में आम हो चुकी हैं।
कीमतें केवल 2 वर्षों में 10 से 20% तक बढ़ गई हैं, जिससे लोग और अधिक कर्ज में डूब रहे हैं। कई परिवारों को किराने के लिए क्रेडिट कार्ड का उपयोग करना पड़ रहा है और कुछ तो अपना घर भी खो चुके हैं क्योंकि वे आटा या दूध जैसी मूल वस्तुओं का कर्ज नहीं चुका पाए। और भी बुरी बात यह है कि मिसिसिपी की कमजोर सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था के कारण दूर स्थित स्टोर तक पहुंचना बिना कार के लगभग असंभव हो गया है। जैसे जैसे रिटेल ढांचा टूटता है, वृद्ध जनसंख्या, कम आय और खराब बुनियादी ढांचा एक दुष्चक्र बनाते हैं, जहां प्रगति नहीं बल्कि केवल अस्तित्व ही विकल्प रह जाता है। यदि मजबूत हस्तक्षेप नहीं हुआ, जैसे कि सब्सिडी नीतियां हो, सामुदायिक स्वामित्व वाले स्टोर या मोबाइल रिटेल मॉडल, तो मिसिसिपी अगले दशकों में अमेरिकी आर्थिक नक्शे पर एक भुला हुआ साया बन सकता है। मिशिगन, जब डेट्रॉइट में अब दुकानें नहीं बचीं। डेट्रॉइट, कभी अमेरिकी उद्योग का गौरव, अब एक नए प्रतीक का सामना कर रहा है। रिटेल दुकानों का सामूहिक गायब होना, विशेष रूप से कम आय वाले पड़ोसों में। वॉलमार्ट, सीवीएस और वॉलग्रीन्स जैसे प्रसिद्ध नाम, जो कभी लाखों लोगों की सेवा करते थे, अब कई क्षेत्रों से गायब हो गए हैं, केवल यादों में बचे हैं। परिणाम स्वरूप हजारों परिवार अब विशेषज्ञों द्वारा रिटेल डेड जोन कहे जाने वाले क्षेत्रों में रह रहे हैं, जहां 15 किलोमीटर के दायरे में कोई दुकान नहीं है, जिनके पास निजी वाहन नहीं है, विशेष रूप से बुजुर्ग, विकलांग या अकेली माएँ। उनके लिए किराने की खरीदारी या दवा लेना जोखिम भरा और थकाऊ सफर बन गया है। लेकिन डेट्रॉइट केवल दुकानें नहीं खो रहा, यह अपने समुदायों की आर्थिक जीवन धारा खो रहा है। एक स्टोर के बंद होने से नौकरी जाती है, स्थानीय कर राजस्व घटता है और आसपास के छोटे व्यवसाय बंद हो जाते हैं। केवल कुछ महीनों में एक पूरा ब्लॉक भूतिया कस्बे में बदल सकता है। जब कभी व्यस्त रहने वाले स्टोर फ्रंट अंधकार में डूब जाते हैं, तो अपराध और सामाजिक अस्थिरता भी साथ बढ़ती है। एक और गहरी समस्या चुपचाप बढ़ रही है। जैसे जैसे रिटेल प्रणाली टूटती है, लोग सरकार की देखभाल करने की क्षमता में विश्वास खोने लगते हैं। वे केवल पीछे छूटे हुए महसूस नहीं करते, वे आर्थिक पुनरुद्धार की नीतियों की नज़रों में अदृश्य महसूस करते हैं। जब तक नए व्यापार मॉडल जैसे सामुदायिक स्वामित्व वाली सहकारी समितियां या डेटा संचालित मोबाइल रिटेल इकाइयां लागू नहीं होते, तब तक डेट्रॉइट और इसके जैसे शहर शायद कभी अपनी पूर्व जीवन लय को वापस नहीं पा सकेंगे। जॉर्जिया, बंद होने की परेशान कर देने वाली गति। पिछले कुछ वर्षों में जॉर्जिया, विशेष रूप से अटलांटा के उपनगरों और राज्य के दक्षिणी हिस्से के कस्बों में एक चिंताजनक घटना देखी गई है। सैकड़ों रिटेल स्टोर ऐसे दर से गायब हो रहे हैं जो पहले कभी नहीं देखी गई। फैमिली डॉलर, वॉलग्रीन्स और डॉलर जनरल जैसी श्रृंखलाएं, जो कभी कम आय वाले समुदायों के लिए अनिवार्य थीं, अब बड़े पैमाने पर पीछे हट गई हैं, जिससे ऐसे प्रभाव पैदा हुए हैं जिन्हें आंकड़ों से पूरी तरह मापा नहीं जा सकता। कल्पना कीजिए कि आप ऐसे पड़ोस में रह रहे हैं जहां कोई स्टोर नहीं, कोई फार्मेसी नहीं, कोई कोना दुकान नहीं, और आपकी दैनिक ज़रूरत की हर चीज़ दर्जनों मील दूर है। जॉर्जिया में सैकड़ों हज़ारों लोगों के लिए यह कोई संभावना नहीं, यह वर्तमान है। कुछ क्षेत्रों में अब 20 मील के दायरे में कोई रिटेल उपस्थिति नहीं है। आधुनिक दुनिया में इसका मतलब है बुनियादी सेवाओं के नेटवर्क से पूरी तरह कट जाना। निवासी अब अपने बच्चों के लिए ताज़ा दूध नहीं खरीद सकते, समय पर दवाएं नहीं भरवा सकते या ताज़ी सब्जियां नहीं पा सकते। इनकी जगह आ गई है लंबी, महंगी, थकाऊ यात्राएं, ऐसी चीज़ें जो बुजुर्ग और विकलांग लोग सहन नहीं कर सकते। लेकिन समस्या केवल असुविधा से कहीं अधिक है। रिटेल स्टोरों की हानि ने समुदाय के आपसी संबंधों को तोड़ दिया है। दुकानें कभी जुड़ाव की जगह होती थीं, जहां लोग एक दूसरे से अभिवादन करते, बातचीत करते और कठिन समय में मदद करते। इन संपर्क बिंदुओं के बिना समुदाय केवल सेवा वंचित नहीं होता, वह भावनात्मक रूप से खोखला हो जाता है। जॉर्जिया में प्रमुख रिटेलरों की तेज वापसी एक सच्चाई को उजागर करती है। वे समुदायों के अनुकूल होने की प्रतीक्षा नहीं कर रहे, जबकि स्थानीय सरकारें इस खालीपन को भरने की कोशिश कर रही हैं। कई निवासी पहले ही अपने समाधान खोजने लगे हैं, कभी कभी उस जगह को छोड़कर
जिसे वे कभी घर कहते थे या लंबे समय तक अभाव सहन करके। जॉर्जिया न केवल अपनी दुकानों को खो रहा है, यह उस सामाजिक ताने बाने को खो रहा है जिसने इसके शांत जुड़े हुए समुदायों को शक्ति और आत्मा दी। नेवादा, एक ऐसा शहर जो कभी नहीं सोता, लेकिन इसके लोग पीछे छूट गए। लास वेगास, रोशनी और विलासिता का शहर, कभी देश के सबसे घने रिटेल नेटवर्क में से एक का घर था, लेकिन वह कहानी अब अतीत बन चुकी है। आज इस चकाचौंध भरे मुखौटे के पीछे एक कठोर सच्चाई छिपी है, जिसे बहुत कम लोग उजागर करते हैं। कामकाजी वर्ग के निवासी अब रिटेल रेगिस्तान में बिखरे हुए अलग थलग द्वीपों में रह रहे हैं। लास वेगास में 410 से अधिक प्रमुख स्टोर बंद हो चुके हैं और यह संख्या लगातार बढ़ रही है। कभी गुलजार रहने वाले शॉपिंग सेंटर अब खाली पड़े हैं, जैसे कोई भूले बिसरे गोदाम। 24 घंटे सुपरमार्केट जो कभी हजारों नाइट शिफ्ट कर्मचारियों की सेवा करते थे, अब केवल उंगलियों पर गिने जा सकते हैं। शहर की 25% रिटेल जगह खाली है। ये केवल आर्थिक मंदी नहीं है, यह कामकाजी वर्ग के साथ विश्वासघात जैसा महसूस होता है। नाइट शिफ्ट कर्मचारी, जो नेवादा की जनसंख्या का बड़ा हिस्सा है, अब अपनी शिफ्ट के बाद खरीदारी नहीं कर सकते। न तो कोई फार्मेसी है, न सस्ती टेकआउट, और न ही ऐसी जगह जहां दैनिक आवश्यक वस्तुएं खरीदी जा सकें। होटल की एक कमरे सफाई करने वाली, जो सुबह 3 बजे काम समाप्त करती है, अब वेंडिंग मशीन पर निर्भर है या 20 मिनट गाड़ी चलाकर एकमात्र खुले स्टोर तक जाती है, अगर वह ईंधन का खर्च वहन कर सके तो। बुजुर्गों की स्थिति और भी खराब है। वे लंबी लाइनों में नहीं खड़े हो सकते या दुर्लभ, अविश्वसनीय सार्वजनिक परिवहन का सहारा नहीं ले सकते। अब कई लोग मोबाइल फूड बैंकों पर निर्भर हो गए हैं, जो उनके पड़ोस में केवल सप्ताह में एक बार आते हैं और डिब्बाबंद सामान, जमी हुई सब्जियां और थोड़ी आशा लेकर आते हैं। कड़वी सच्चाई, लास वेगास अब भी हर रात चमकता है, अब भी खुद को कभी न सोने वाला शहर कहता है, जबकि वह उन्हीं लोगों को भूल गया है जो इसे जगाए रखते हैं। यदि आप एक पर्यटक हैं तो शायद आपको यह कमी दिखाई न दे, लेकिन अगर आप नॉर्थ लास वेगास या शहर के घने बसे हिस्पैनिक क्षेत्रों में रहते हैं, तो आपको ऐसा महसूस होगा कि यह शहर सिर्फ आगंतुकों के लिए बनाया गया है, उन लोगों के लिए नहीं जो इसे अपना घर कहते हैं। ओहायो, स्थिरता का प्रतीक अब डगमगा गया है। दशकों तक ओहायो को मिडिल अमेरिका की मूर्ति के रूप में देखा जाता था, एक ऐसी जगह जहां स्थिरता, सुलभ बुनियादी सेवाएं और जुड़ा हुआ समुदाय मौजूद था। लेकिन समय बदल गया है और उस पुराने मानक की नींव अब दरकने लगी है। ओहायो एक विशाल रिटेल पलायन का सामना कर रहा है और इसका सबसे गहरा असर राज्य के मध्यम वर्ग पर पड़ रहा है। वॉलमार्ट, सीवीएस और डॉलर ट्री, जो कभी हर मोहल्ले में पाए जाते थे, अब लहरों में बंद हो रहे हैं। स्थिति को विशेष रूप से चिंताजनक बनाने वाली बात केवल यह नहीं है कि कितनी दुकानें बंद हो रही हैं, बल्कि यह भी है कि वे कहाँ से बंद हो रही हैं। न केवल निम्न आय वाले क्षेत्रों से, बल्कि तेजी से स्थिर मध्यम वर्गीय समुदायों से, जो राज्य की रीढ़ है। ओहायो के बुजुर्ग निवासी सबसे अधिक प्रभावित हैं। तय आय, निजी परिवहन का अभाव और अक्सर अकेले रहने के कारण वे आसपास की दुकानों पर निर्भर थे, जो अब अधिकतर बंद हो चुकी हैं। कुछ बुजुर्गों को अब सबसे नज़दीकी किराना स्टोर तक पहुंचने के लिए 2 या 3 बस स्थानांतरण करने पड़ते हैं। केवल दूध, दवाएं या ब्रेड जैसी मूल चीज़ें खरीदने के लिए आधे दिन की यात्रा। कामकाजी वर्ग के निवासियों के लिए किसी स्थानीय स्टोर को खो देना नौकरी खोने, आय खोने और एकमात्र बचे हुए सामाजिक स्थान को खोने के बराबर है, जो विशेष रूप से छोटे कस्बों और पूर्व औद्योगिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण है। एक बढ़ती हुई चिंता और परित्याग की भावना जन्म लेती है, जो धीरे धीरे घरों में फैलती है और सामुदायिक मनोबल को कमजोर करती है। ओहायो, जो कभी अमेरिकी स्थिरता का मॉडल था, अब भीतर से हिल रहा है। किसी अचानक संकट से नहीं, बल्कि रिटेल क्षेत्र के एक धीमे, रेंगते हुए और बड़े पैमाने पर अनकहे पीछे हटने से। और जब तक समय पर नीतियां लागू नहीं की जाती, आदर्श रूप से समुदाय आधारित मॉडल के माध्यम से, जिसमें निवासी और छोटे व्यवसाय दोनों शामिल हों, ओहायो शायद वह स्थिर मॉडल न रह पाए जो अमेरिका कभी सराहा करता था।
एक शांत प्रस्थान, एक गहरा घाव। न कोई सायरन, न कोई घोषणा, न तो स्थानीय अधिकारियों की ओर से विदाई, न ही कॉरपोरेट प्रमुखों की कोई सफाई। अमेरिका भर में हजारों रिटेल स्टोर चुपचाप अपने दरवाजे बंद कर चुके हैं और यही चुप्पी शायद सबसे अधिक पीड़ादायक है। क्यों? क्योंकि इस चुप्पी में समुदाय तैयार नहीं हो पाते, न भावनात्मक रूप से, न व्यावहारिक रूप से, न आर्थिक रूप से। यह गायब होना ऐसा लगता है जैसे कोई पुराना दोस्त बिना बताए चला गया हो, एक ऐसा खालीपन छोड़ गया जिसे नाम देना मुश्किल है। सीवीएस, वॉलग्रीन्स और वॉलमार्ट जैसे स्टोर, जहां लोग कभी काम के बाद लिपस्टिक, डायपर या दिल की दवा लेने जाते थे, अब टूटती दीवारों, उखड़े हुए साइन बोर्ड और घास से भरे पार्किंग लॉट में बदल गए हैं। डिट्रॉइट से सवाना तक, कैलिफोर्निया की गरीब काउंटियों से लेकर ओहायो के कभी समृद्ध मध्यवर्गीय कस्बों तक, निवासी एक ही भूतिया कहानी साझा करते हैं। चीजें ऐसे गायब हो गईं जैसे वे कभी थीं ही नहीं। किसी ने नहीं पूछा कि क्या उन्हें मदद चाहिए, कोई नौकरी संक्रमण कार्यक्रम नहीं दिया गया, कोई मुफ्त डिलीवरी सेवा नहीं चलाई गई, यहाँ तक कि कोई माफी भी नहीं मांगी गई। यह रिटेल पलायन केवल व्यापारिक निर्णय नहीं था, ये एक सामाजिक अलगाव था जिसने समुदायों को टुकड़ों में तोड़ दिया। और सबसे दिल तोड़ने वाली सच्चाई, उनके लिए कोई खड़ा नहीं हुआ, न कॉरपोरेशन, न राजनेता, न कोई ऐसी प्रणाली जिसने इन लोगों को इतना मूल्यवान समझा कि उनके क्षेत्र में एक भी स्टोर खुला रखा जाए। कभी जीवंत, स्वागतपूर्ण और आशावादी रहे पड़ोस, अब एक फीके नक्शे जैसे लगते हैं। हर खाली स्थान एक ऐसा घाव है जहां कभी एक समुदाय फलता फूलता था और फिर भुला दिया गया। वृद्धि और मुनाफे में असमानता। अमेरिकी रिटेल उद्योग गरीब से बहुत दूर है। त्रैमासिक वित्तीय रिपोर्ट अब भी अरबों डॉलर के मुनाफे दिखाती है। सीईओ अब भी करोड़ों डॉलर के बोनस लेते हैं। शेयर धारक उदार लाभांश का आनंद लेते हैं। फिर भी विरोधाभासी रूप से समुदाय गरीब होते जा रहे हैं, पैसे की कमी के कारण नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें एक ऐसी प्रणाली में प्राथमिकता नहीं दी जाती जो केवल मुनाफे के मार्जिन को महत्व देती है। आर्थिक सिद्धांत में किसी व्यापार को अलाभकारी बाजार से बाहर निकलने का अधिकार होता है, लेकिन यह सिद्धांत तभी सही होता है जब उसका प्रस्थान गहरा सामाजिक नुकसान न पहुंचाए। मुद्दा यह है, आज जो क्षेत्र रिटेल नक्शे से काटे जा रहे हैं, वहां उपभोक्ताओं की कमी नहीं है, वो बस इतनी जल्दी संपत्ति नहीं उत्पन्न कर पाते। परिणाम स्वरूप जो स्थान उच्च लाभ नहीं देते, उन्हें सेवा के लायक नहीं समझा जाता। किसी समुदाय के मूल्य को केवल नकद प्रवाह से आंकना लाखों अमेरिकियों को उस प्रणाली में अदृश्य बना देता है जिसे उन्होंने खुद खड़ा किया। वे अब भी कर चुकाते हैं, अब भी मेहनत करते हैं, अब भी रोज खरीदारी करते हैं, फिर भी क्योंकि वे बड़े मुनाफे नहीं लाते, उन्हें हटा दिया जाता है। यह आधुनिक पूंजीवाद का गहरा नैतिक संकट है। जब शेयरधारकों का हित लोगों की भोजन, दवा और सामाजिक संपर्क की बुनियादी पहुंच से ऊपर रखा जाता है, उस समय प्रश्न यह नहीं रह जाता कि क्या स्टोर लाभदायक है, बल्कि यह हो जाता है उस समाज में कितनी मानवता बची है जिसका सबसे बड़ा खालीपन उसका दिल है। क्या यह विडंबना नहीं है, जितना अमीर सीईओ बनते जाते हैं उतना ही बाकी लोग उस खुले स्टोर को ढूंढने के लिए भटकते हैं और प्रार्थना करते हैं कि वह केवल वेंडिंग मशीन न हो। प्रणाली की चुप्पी और लोगों की तन्हाई। बंद स्टोर फ्रंट की सीटी मारती हवा में, खाली पार्किंग लॉट की अंधेरी रातों में एक भावना बसने लगती है जो गरीबी से भी अधिक डरावनी होती है, भुला दिए जाने की भावना। न्यूयॉर्क से वो शहर जो कभी नहीं सोता, मिसिसिपी तक, जहां 40% ग्रामीण काउंटियों में अब कोई बड़ा सुपरमार्केट नहीं बचा, देश भर के लोग एक समान भावना साझा कर रहे हैं। वे अब प्रणाली की नज़रों में नहीं हैं। वे कभी मानते थे कि अमेरिका अवसरों की भूमि है, कि अगर आप कड़ी मेहनत करेंगे तो आपको उसका फल मिलेगा। लेकिन जब आखिरी कोना स्टोर बंद हो जाता है, जब फार्मेसी जहां वे रक्तचाप की दवा लेते थे टेप से बंद होती है, जब कोई चेकआउट काउंटर पर गुड मॉर्निंग नहीं कहता, तो वे पूछने लगते हैं, क्या कोई मुझे देखता है?
बिना परिवहन वाले बुजुर्ग, वे अकेली माएँ जो बच्चे के लिए दूध या माँ के लिए दवा में से किसी एक को चुनने को मजबूर हैं, वे कर्मचारी जो नौकरी से निकाले जाने के बाद दोबारा प्रशिक्षित होने का रास्ता नहीं पा रहे, ये सभी अब उस ठंडी चुप्पी में जी रहे हैं जिस प्रणाली ने कभी उन्हें सुरक्षा देने का वादा किया था। कोई यह नहीं पूछता कि उन्हें क्या चाहिए। कोई उन मध्यम आवाज़ों को नहीं सुनता जो अब लाभदायक नहीं माने जाने वाले स्थानों से आती हैं। वह चुप्पी विश्वासघात है, बलपूर्वक नहीं बल्कि लगातार अनुपस्थिति के रूप में। ऐसी अनुपस्थिति जो इतनी बार होती है कि सामान्य लगने लगती है। और सबसे बड़ा खतरा यह नहीं है कि लोग गुस्से में हैं, बल्कि यह है कि वे छोड़ दिए जाने के आदी हो जाते हैं, सब कुछ अकेले संभालने के आदी, मदद के बिना बोझ उठाने के आदी। और जब ऐसा होता है तो एक ऐसा देश जो कभी गर्व से कहता था कोई पीछे नहीं छूटेगा, उसे एक कठोर सच्चाई का सामना करना पड़ता है। हमने कई लोगों को पीछे छोड़ दिया है और किसी ने पलटकर नहीं देखा। रिटेलर की चुप्पी केवल बंद दुकानों के बारे में नहीं है, ये एक चेतावनी है कि समाज शायद अपने ही लोगों से मुंह मोड़ रहा है। अगर हम अब भी कुछ नहीं करेंगे तो अगला पीछे छूटने वाला कौन होगा? और क्या आपका मोहल्ला अगला गंतव्य बनेगा या अगला भुला हुआ कोना? नीचे अपनी राय साझा करें।